तो बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें सबसे पहले पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, देन हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो ये किसके अंडर आती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर। इसकी दो ब्रांचेस होती हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती है और एक इलेक्ट्रोडायनामिक्स होती है। स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट और इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। जब चार्ज रेस्ट में होता है तो वो सारे के सारे टॉपिक किसके अंदर आते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। ठीक है, और डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। जब चार्ज मोशन में होता है तो वो किसके अंडर आते हैं? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ टॉपिक हैं जैसे चार्ज है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज है, कैपेसिटर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमें पढ़ना है। किसके अंदर? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। ठीक है, तो जब चार्ज मोशन में होता है उसके अंतर्गत कुछ टॉपिक आते हैं। जैसे पहला टॉपिक कौन सा है? जैसे अल्टरनेट करंट हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया। ठीक है, तो ये डिफरेंट टॉपिक हैं इन दोनों के अंदर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर स्टार्ट करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारा पहला टॉपिक क्या है? चार्ज। तो चार्ज को समझने के लिए पहले हमें पता है कि हमारा यूनिवर्स किससे मिलके बना हुआ है? मैटर से। या हमारी जो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे इसी यूनिवर्स में हैं। ठीक है, तो हमारा मैटर क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। और इस मैटर की दो फंडामेंटल बोल सकते हैं या बेसिक बोल सकते हैं या फिर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टियाँ बोलते हैं। वो कौन सी होती हैं? एक मास होती है और एक चार्ज होती है। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है कि जो ये सॉलिड, लिक्विड, गैस है इसका कुछ ना कुछ मास भी होता है और उस मास पे कुछ ना कुछ चार्ज भी होता है। ठीक है, तो चार्ज को समझने से पहले हम एक एक्सपेरिमेंट जो कि हम 8th 9th से करते हुए आ रहे हैं कि हम एक कॉम्ब को जब अपने बालों से कुछ टाइम के लिए रब करते हैं और जब उस कॉम्ब को हम एक छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो वो उनको अट्रैक्ट करने लगता है। उस अट्रैक्शन के पीछे का रीज़न हमें जानने के लिए हमें इसके पीछे की साइंस को देखना पड़ेगा। तो ये कॉम्ब भी किसी न किसी मैटर से मिलके बना होगा और ये मैटर भी छोटे छोटे एटम से मिलके बना होगा। तो उसी एटम का हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर क्या है? एक पीरियोडिक टेबल का एक एलिमेंट है जिसका कि एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। ठीक है, उसी के एटम का ये क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका ये सेंटर है यहाँ पर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। जो इसकी ऑर्बिट्स हैं यहाँ पर क्या मूव करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, तो इन पे कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम्ब। ठीक है, और एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, जितना इस पे चार्ज होता है उतने इस पे चार्ज होता है। बस ये पॉजिटिवली चार्ज होता है और ये नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। तो एटॉमिक नंबर 11 का मतलब है क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? 11 ही प्रोटॉन होंगे और 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो है न्यूक्लियस से इन इलेक्ट्रॉनों की जो डिस्टेंस है वो सबकी डिफरेंट है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस जो है इन इलेक्ट्रॉनों को जिस फोर्स से अट्रैक्ट किए हुए रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जैसे आप यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इस न्यूक्लियस से इसका डिस्टेंस कितना है? मिनिमम है। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा? मैक्सिमम होगा। लेकिन ये जो आउटर शेल है, ठीक है, यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? मैक्सिमम है। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा? वो मिनिमम होगा। तो बच्चों आप कुछ टाइम के लिए अज्यूम कर लीजिए कि ये किसका एटॉमिक स्ट्रक्चर है? हेयर का। और ये किसका एटॉमिक स्ट्रक्चर है? कॉम्ब का। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है या कोई भी एलिमेंट जो होता है वो स्टार्टिंग में क्या होता है? न्यूट्रल होता है। एक्चुअल में किसका स्ट्रक्चर है? ये सोडियम का स्ट्रक्चर है जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। और एक किसका है? क्लोरीन का, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17 होता है। ठीक है, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब होता है
जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है, जो इसके चार्ज को क्या करेंगे, बैलेंस करके रखेंगे। तो यहाँ पर हम पीछे पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस है जिसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और जो इसके ऑर्बिट्स हैं यहाँ पर क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं, जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं। और हमने एक और चीज़ पढ़ी है पीछे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है इस न्यूक्लियस से जितनी ज़्यादा डिस्टेंस पे होता है वो उतने ही कम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। जैसे यहाँ पर क्या है, इसके साथ ये बहुत कम डिस्टेंस है इसकी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन जो ये सेल है इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो इससे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो बहुत कम होगा। इसी की वजह से इस सेल को या इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, लूजली हेल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जब इस इलेक्ट्रॉन को कहीं बाहर से एनर्जी मिलती है तो ये क्या करता है, कम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होने की वजह से ये इस ऑर्बिट को क्या कर जाता है, एस्केप कर जाता है, ठीक है, और किसी नए एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या चले जाता है, ठीक है। तो उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन की एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है एक्चुअल में, जैसे हम कॉम्ब, जैसे आपने अभी तक अज्यूम क्या कर रखा था कि ये क्या है, कॉम्ब है और ये क्या है, हेयर है, ठीक है। तो जब हम कॉम्ब को हेयर के साथ रब करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, ये जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है इसको क्या मिल जाती है, आयोनाइजेशन की एनर्जी। वो कैसे मिलती है, जब हम इन दोनों को रब करते हैं आपस में तो वहाँ पर क्या होती है, सबसे पहले डेवलप काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के बाद वहाँ पर क्या होती है, थर्मल एनर्जी डेवलप होती है। थर्मल एनर्जी क्या होती है, हीट एनर्जी। जब हम किन्हीं दो चीज़ों को रब करते हैं तो वहाँ पर हीट जनरेट होती है। उस हीट से इस आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या मिल जाती है, आयोनाइजेशन की एनर्जी मिल जाती है और ये आयोनाइज्ड हो जाता है, ठीक है। और ये आयोनाइज होने के बाद इस शेल को या इस ऑर्बिट को क्या कर जाता है, एस्केप कर जाता है, ठीक है। तो अभी तक हमने एज्यूम किया है कि ये वाला जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो किसका है, हेयर का, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में किसका है, सोडियम का, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। एटॉमिक नंबर 11 का मतलब होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होंगे, ठीक है। इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इन पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। इसीलिए ये आपस में एक दूसरे को क्या करके रखते हैं, बैलेंस करके रखते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, रब करते हैं, तो ये क्या होता है, ये आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आयोनाइजेशन की एनर्जी लेने के बाद इस ऑर्बिट को छोड़ के इस वाले में चले जाता है, ठीक है। तो यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिफिशियंसी हो जाती है किसकी, इलेक्ट्रॉन की। जब इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी हो जाती है किसी एटम में तो वहाँ पर क्या हो जाती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, ये जो एटम है उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज एटम, ठीक है। तो बच्चों हमारा सेकंड स्ट्रक्चर किसका है, कॉम्ब, जो एक्चुअल में क्या है, क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। ये भी न्यूट्रल है, जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि जब हम इस हेयर को इस कॉम्ब के साथ रब करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये आउटर शेल का जो इलेक्ट्रॉन है आयोनाइजेशन एनर्जी लेने के बाद इस वाली ऑर्बिट में कूद जाता है, ठीक है। तो इस ऑर्बिट में पहले से कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन से, 7। तो अब यहाँ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने थे पहले, 17, ठीक है। उसमें एक और इलेक्ट्रॉन इधर से आ गया, हेयर से आ गया, तो वहाँ पर क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन प्लस का आ गया, तो एक्चुअल में कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और यहाँ पर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने थे, 17, तो ये 17 प्रोटॉन के साथ। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ठीक है। इसीलिए क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक चीज़ लिखते हैं कि जहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है वहाँ पर वो बॉडी क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज। और जहाँ पे डिफिशियंसी हो जाती है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, वहाँ पर क्या होता है, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर या वो एटम क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन के एक्सेस पे और
डिफिशियंसी पे, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है कि जब हम इस कॉम्ब को हेयर के साथ रब करते हैं, ठीक है, तो हेयर से कॉम्ब में क्या आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आने के बाद ये क्या हो जाता है, कॉम्ब नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या बढ़ गए, इलेक्ट्रॉनों का नंबर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, किससे, प्रोटोनों से। तो ये क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो बच्चों हम पीछे देख चुके हैं कि ये कॉम्ब क्या है, अब नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, क्योंकि जब हमने इसको बालों के साथ रब किया तो वहाँ से उसकी आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स थे वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन से क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो यहाँ पर ये बॉडी क्या हो जाती है, नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, ठीक है। तो जैसे हमने पीछे देखा था कि जो हेयर थे और कॉम्ब थे, स्टार्टिंग में बिना रबिंग से पहले वो क्या थे, न्यूट्रल थे दोनों के दोनों। तो यहाँ पर ये बॉडी क्या है, अभी ये नेगेटिवली चार्ज है, लेकिन ये जो दूसरी बॉडी है पेपर, ये अभी न्यूट्रल है, क्योंकि हमने इसके साथ अभी कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ न्यूट्रल का मतलब क्या है, नंबर ऑफ़ जो पॉजिटिव चार्जेस हैं नंबर ऑफ़ नेगेटिव चार्जेस के इक्वल है, इसीलिए ये बॉडी क्या है, अभी न्यूट्रल है। तो अब हम क्या करेंगे, इस कॉम्ब को इस पेपर के पास लेके जाएंगे। तो ये क्या करेगा, ये कॉम्ब क्या करेगा, जब इसके ये पास जाएगा तो जैसे कि हमें पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है, लाइक चार्ज क्या होते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जब हम इस कॉम्ब को इसके पास लेके जाएंगे, ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज जो होंगे, इसके नेगेटिव चार्जों को रिपेल करके इस वाले साइड पे पहुंचा देगा, और जो इसके अनलाइक चार्जेस होंगे वो इस साइड पे आ जाएंगे और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये कॉम्ब क्या होता है, इसकी वजह से इसको अट्रैक्ट कर लेता है। तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, जिसमें चार्जेस क्या हो गए, सेपरेट हो गए, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो इसी की वजह से ये बॉडी क्या होती है, इसको अट्रैक्ट कर लेती है। तो बच्चों अभी हमने पीछे के एक्सपेरिमेंट में देखा है कि हमने उसमें क्या अज्यूम किया था, हेयर को सोडियम अज्यूम कर लिया था और कॉम्ब को क्लोरीन अज्यूम कर लिया था कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो बिफोर रब करने से पहले यहाँ पर ये दोनों बॉडीज़ किस में थी, न्यूट्रल में थी। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। तो हमने जब इन दोनों को आपस में रब किया, ठीक है, तो हमने देखा कि जो सोडियम की आउटर शेल थी, ठीक है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन था। तो रब करने के बाद क्या हुआ, वहाँ पर फ्रिक्शन जनरेट हुआ, फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पे थर्मल एनर्जी या जिसको हम हीट एनर्जी भी बोलते हैं वो जनरेट हुई, और उस वाले इलेक्ट्रॉन को क्या हुआ, आयोनाइजेशन की एनर्जी मिली, और वो इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर को छोड़ के इसमें आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे वो तो सेम है, लेकिन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके एस्केप करके इस वाले स्ट्रक्चर में चले गया, ठीक है। तो यहाँ आप कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का जो संख्या है वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो गई, इसीलिए ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर किसकी डिफिशियंसी हो गई, इलेक्ट्रॉन की। इसी तरीके से जो कॉम्ब था वहाँ पर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे, 17, और उतने ही इलेक्ट्रॉन थे। तो यहाँ पर इस वाले स्ट्रक्चर से एक एटम यहाँ पर आ गया, तो अब ये क्या हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसमें कितने बचे, 17 प्रोटॉन जो पहले से ही थे, लेकिन इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आने की वजह से इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो थे अब वो ज़्यादा हो गए, किससे, प्रोटॉन से। तो यहाँ पर इसीलिए ये एटम क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज्ड। तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, कंजर्व होता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयड, कि चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट कैन ओनली ट्रांसफर्ड, इसको क्या कर सकते हैं, केवल ट्रांसफर्ड। क्योंकि हमें पता है चार्ज क्या है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ठीक है, मास की तरह, ठीक है। चार्ज और मास जो है मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं, इसीलिए ना तो इनको क्या किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही इनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो आपकी बुक में एक एग्जांपल है कि इंसुलेटेड सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम जो होते हैं उनके अंदर जो चार्ज होता है वो ऑलवेज क्या रहता है, कंजर्व रहता है या फिर सेम रहता है, ठीक है। तो अभी हम
11th क्लास में 3 सिस्टम पढ़ चुके हैं। पहला था ओपन सिस्टम, दूसरा था क्लोज सिस्टम और तीसरा था आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिनमें बाहर से, मतलब हम, ये हमारा जो ये क्या है, एक सिस्टम है, ये बाहर का क्या है, सराउंडिंग है, ये इसकी बाउंड्री है। तो यहाँ से मतलब सिस्टम से सराउंडिंग तक ना तो कोई मास ट्रांसफ़र होगा और ना ही कोई हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, चाहे वो कंडक्शन के थ्रू हो चाहे किसी भी उसके थ्रू हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये सिस्टम रहता है वो अपनी सराउंडिंग से बिल्कुल आइसोलेट होकर रहता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कि हमारे पास एक 3 कूलम का चार्ज है, एक 2 कूलम का है और एक -4 कूलम का चार्ज है। अगर मैं इसको सेक कर दूँ, ठीक है, तो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि 1 कूलम का चार्ज, 4 कूलम का चार्ज, और यहाँ पर क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करके देखिए यहाँ पर क्या आएगा, -4 कूलम, ठीक है। जैसे +3 +2 -4 इक्वल टू 1 +4, और यहाँ पर इसको एज्यूम कर लीजिए Q, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 1, ठीक है, पॉजिटिव का, और ये क्या आ जाएगा 5 प्लस Q। तो ये Q इक्वल टू क्या आ जाएगा -4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, -4 कूलम, ठीक है। तो इसको समझने का यही मतलब है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर अगर कोई भी चार्ज होता है और अगर हम उसको क्या करते हैं, शेक करते हैं, ठीक है, मतलब वहाँ पर बोलने का मतलब ये होता है कि जब हम उसको शेक करेंगे तो उसके फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पे हीट जनरेट होगी, तो वहाँ पर उस चार्ज पे कोई इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें जैसे कि पता है ये सिस्टम क्या है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है, जिसमें कि अगर हम कितना भी फ्रिक्शन उसके अंदर जनरेट कर लें या कुछ भी कर लें तो वो हीट एनर्जी वहाँ से बाहर तो जाएगी नहीं, ठीक है, तो उसके अंदर ही कंजर्व रहेगी। इसीलिए जो यहाँ पर चार्ज होते हैं वो यहाँ पर भी सेम होता है, ठीक है। जितने यहाँ पॉजिटिव चार्ज होंगे, नेगेटिव चार्ज होंगे, उतना ही सेम यहाँ पर भी होगा उसके, मतलब उसको शेक करने के बाद। तो यही इंसुलेटेड सिस्टम होता है और आइसोलेटेड सिस्टम होता है, ठीक है। अब ये हम पिछले एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। जैसे जो पिछला एग्जाम्पल था उसमें हम क्या कर रहे थे, हेयर और कॉम को आपस में रब कर रहे थे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या थे, 28 थे जब वो न्यूट्रल थे, बिफोर रबिंग है ये, ठीक है। तो रबिंग से पहले ये दोनों मिला के, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन थे 28, और प्रोटॉन भी थे, कितने थे, 28 प्रोटॉन थे। लेकिन जब हमने इनको रब कर दिया उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे, 28 हो गए, और प्रोटॉन भी कितने थे, 28 ही थे। बस यहाँ से जो एक इलेक्ट्रॉन था वो इस वाले में चल कम हो गया था, ठीक है, और वो यहाँ से इसमें आ गया था, ठीक है, बस वो ट्रांसफ़र हुआ था। तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, कि चार्ज के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहले ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। स्केलर का मतलब क्या होता है, जिसका केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। जैसे हम 11th में क्या पढ़ चुके हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ और स्केलर क्वांटिटीज़। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो वेक्टर लॉज को क्या करती हैं, फॉलो करती थी। लेकिन ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, इसलिए इसका सम जो होता है वो क्या होता है, एल्जेब्रिकली होता है, ठीक है। इसका सम वेक्टर के अकॉर्डिंग नहीं होता। इसलिए जब हम कूलम्ब को, जब हम हमारे पास 3-4 चार्ज दिए हुए हों, जैसे 3 कूलम, 2 कूलम या -1 कूलम, ठीक है, ये 3 चार्ज दिए हुए हैं हमारे पास, ठीक है। तो हम इनको ऐड किस तरीके से करेंगे, +3 कूलम +2 कूलम या -1 कूलम, तो इक्वल टू -5 कूलम, ठीक है। तो इनको हम एल्जेब्रिकली क्या करते हैं, सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, एक डिराइव्ड यूनिट है, चार्ज क्या है, एक डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। तो हम जैसे देखते हैं कि I इक्वल टू क्या पढ़ चुके हैं हम, Q/T, पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है वन एंड टू अदर एंड, ये किसको, ये क्या होता था, करंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि Q इक्वल टू क्या हो गया, IT, ठीक है। Q क्या है यहाँ पर, चार्ज, और ये क्या है, करंट इनटू टाइम। करंट का यूनिट क्या होता था, एम्पियर, और टाइम का सेकंड, ठीक है। तो ये इसकी यूनिट क्या हो गई, चार्ज की एम्पियर सेकंड। तो इसी को हम SI यूनिट में क्या बोलते हैं, कूलम। इसी को SI यूनिट में हम क्या बोलते हैं, कूलम, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अभी हमने क्या देखा है कि 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो अब देखिए कि 1 कूलम कितने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पर 1 कूलम, ठीक है, और इसको इसके अपॉन में भेज देते हैं। तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
1 कूलम को यहीं पे रहने दिया, इसको इसके अपॉन में भेज दिया, जैसे हम कन्वर्जन करते थे पहले, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 कूलम 0.0, तो यहाँ से एक किया तो यहाँ पर क्या हो गया 100 इंटू 10⁻18 डिवाइड अपॉन 16 इलेक्ट्रॉन, तो 1 कूलम, ठीक है, 1 कूलम 100, ठीक है। तो आप देखिए कि एक कूलम्ब चार्ज के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है, और 6.25 इंटू 10⁻18, ठीक है। तो इतने नंबर ऑफ जब इलेक्ट्रॉन होते हैं तब जाके क्या बनता है, एक कूलम्ब चार्ज, ठीक है। इसीलिए हमें जो चार्ज दिए हुए रहते हैं वो कैसे रहते हैं, माइक्रो कूलम्ब में, ठीक है। तो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट एनर्जी। जो एक्सेलरेटेड चार्ज होता है वो क्या करता है, एनर्जी को रेडिएट करता है, मतलब एनर्जी को जो सन की तरह रेडिएट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जब चार्ज जो होता है वो रेस्ट में होता है, जब चार्ज रेस्ट में होता है तो ये केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब चार्ज कांस्टेंट स्पीड पे होता है, जब कांस्टेंट वेलोसिटी पे होता है, तो ये क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। और जब चार्ज एक्सेलरेटेड कंडीशन में होता है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्लस एनर्जी को रेडिएट करता है। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन का मतलब होता है फिक्स अमाउंट, ठीक है। कोई भी चीज़ जब हमें फिक्स अमाउंट में मिलती है तो उसे क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, जैसे मैं किसी शॉप में जाता हूँ और उसको बोलता हूँ कि पेन दे दो, ठीक है। तो वो क्या बोलेगा, एक पेन चाहिए, दो पेन चाहिए, तीन पेन चाहिए, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि वो आधा पेन दे देगा, 1.5 पेन दे देगा, 2.5 पेन दे देगा, ठीक है। तो वो हमें एक फिक्स अमाउंट में देगा ना, ठीक है। तो जो चीज़ें हमें फिक्स अमाउंट में मिलती हैं उसे क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन। और यहाँ पर पेन की नहीं, चार्ज की बात हो रही है, तो चार्ज भी हमें क्या मिलते हैं, क्वांटाइज्ड फॉर्म में ही मिलते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है इसका, कि द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। हमें प्रकृति में जो हमारे नेचर है उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज होता है वो कौन सा होता है, 1 इलेक्ट्रॉन, जिसपे कि कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻। थर्ड पॉइंट है, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, ठीक है। तो चार्ज हमें ऑलवेज कैसे मिलता है, इंटीग्रल पार्ट में, वो हमें फ्रैक्शनल में या डेसिमल में इस तरीके से कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला, जैसे हमें चार्ज कैसे मिलता है, जैसे 1e -2e 3e 4e, इसी तरीके से मिलेगा, ठीक है। कभी ऐसा चार्ज देखा है 1/2e 3/2e, ऐसा कोई चार्ज होता है, नहीं होता, ठीक है। तो हमें चार्ज ऑलवेज कैसा मिलता है, इंटीग्रल पार्ट में, या तो वो पॉजिटिव का 1 2 3 4 मिलेगा या फिर वो नेगेटिव का मिलेगा -1 2 3 4। इसी तरीके से हमें चार्ज क्या होते हैं, मिलते हैं, ठीक है। ये कभी नहीं मिलते हैं, ठीक है, अभी तक ये मिलते हैं, लेकिन ये प्रोटॉन के अंदर होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्वार्क्स बोलते हैं, ठीक है। उन पे ये चार्ज होता है, ठीक है, लेकिन वो अनस्टेबल फॉर्म में होते हैं, इसलिए उनको कंसिडर नहीं किया जाता। तो अभी तक के लिए जो हमारा सिलेबस है उसमें केवल क्या है, यही मिलेगा, -1 इलेक्ट्रॉन, -2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हमें ये एक फिक्स्ड अमाउंट में मिलेगा, बस इसको याद रखना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू +- NE, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या होता है, चार्ज गिवन टू अ बॉडी, ठीक है, ये क्या होता है, इंटीजर, ठीक है। ये क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। तो Q इक्वल टू +- NE, ठीक है। तो ये इसका
फर्स्ट फॉर्मूला है इस चैप्टर का, ठीक है। तो ये क्या है, चार्ज ऑन एनी बॉडी, ठीक है, प्लस माइनस, क्योंकि इंटीजर प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं, ठीक है। और हमें इलेक्ट्रॉन भी या तो प्लस में मिलेगा या तो माइनस में ही मिलेगा, ठीक है, इनटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। तो इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कैन अ चार्ज ऑफ 8 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलम इज गिवन टू अ बॉडी, कि क्या हम किसी बॉडी को इतना चार्ज दे सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। तो चार्ज गिवन टू अ बॉडी क्या होता है, ये, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना है, 8 इंटू 10 की पावर माइनस 18, ठीक है। और ये प्लस माइनस एन, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पहले से ही पता है कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 18, ठीक है। तो हमें यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 8 इंटू 10 की पावर माइनस 18 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस, ये क्या होता है 19, ठीक है। तो ये क्या है 19, ठीक है। तो n इक्वल टू क्या हो गया, इस डेसिमल से यहाँ पर 0 लगाइए, यहाँ से ये काटिए और यहाँ पर एक और 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 8 इंटू 100 डिवाइड बाई 16, ठीक है। तो जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 80 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 16, तो 16 5 जा 80, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 50, ठीक है। तो 50 क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 50, तो 50 क्या है, एक इंटीजर। कैसा इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। तो हम इतने इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं इस बॉडी को दे सकते हैं, इतने नंबर में इलेक्ट्रॉन इस बॉडी को दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था, क्या हम ये चार्ज इस बॉडी को दे सकते हैं, तो हाँ, ये चार्ज हम इस बॉडी को दे सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों का जो है वो नंबर क्या आ रहा है 50। तो ये क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है। और हमने बताया है अभी कि हम जो इलेक्ट्रॉन है उसको एक क्वांटाइज फॉर्म में दे सकते हैं, मतलब या तो पॉजिटिव के इंटीजर होंगे या तो नेगेटिव के इंटीजर होंगे। यहाँ पर अगर ऐसा आता 48.5, ठीक है, तो क्या हम ऐसे इलेक्ट्रॉन्स दे सकते थे उस बॉडी को, नहीं दे सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आंसर क्या है हमारा 50। तो ये क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर। तो हाँ, हम ये चार्ज उस बॉडी को दे सकते हैं। तो बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेज टू चार्ज अ बॉडी, कि बॉडी को किस किस तरीके से चार्ज किया जाता है, ठीक है। तो हमारा इसमें फर्स्ट टॉपिक है चार्जिंग बाय कंडक्शन, कि हम किसी बॉडी को किसके थ्रू चार्ज कर सकते हैं, कंडक्शन के थ्रू। कंडक्शन का मतलब होता है जब हम किसी बॉडी को डायरेक्ट कांटेक्ट में लाते हैं किसी अनदर बॉडी के, ठीक है। तो जैसे हमारे पास दो ये स्पेयर हैं, ठीक है, ये मटेरियल के स्पेयर हैं जो कि क्या है, कंडक्टर हैं। और इसमें से ये वाला जो स्पेयर है, ए स्पेयर जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज का मतलब इस पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं कि एक दूसरी बॉडी है बी, जो कि क्या है अभी के लिए न्यूट्रल है, ठीक है। न्यूट्रल का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो हम इसको इससे टच करते हैं, ठीक है, इसको इससे टच करते हैं। तो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि इससे कुछ इलेक्ट्रॉन जो है, हम इसको क्या करते हैं, इससे टच करते हैं। टच करने का मतलब इन दोनों को नज़दीक ले आएंगे, या तो फिर यहाँ पर क्या है, एक दूसरी मटेरियल की रॉड से लेके जो कंडक्टिव हो उसके थ्रू इसको अटैच कर देंगे दोनों को। तो यहाँ पर क्या होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो थे, यहाँ से कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद ये बॉडी भी क्या हो जाएगी, अनबैलेंस हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ ना कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें जाएंगे, ठीक है, क्या ये इक्वल अमाउंट में जाएंगे, ये डिपेंड करता है बॉडी के शेप, साइज और मटेरियल पर। अगर दोनों का शेप, दोनों का साइज और मटेरियल सेम है, ठीक है, तो ये इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है। तो ये चार्ज क्या होगा, इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन उसके लिए एक नेसेसरी कंडीशन क्या है कि शेप, साइज और मटेरियल क्या होना चाहिए, दोनों का सेम होना चाहिए।
अदरवाइज ये क्या होगा, कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज किसी क्या चले जाएगा, इसमें चले जाएगा, ठीक है। सेकेंड वे ऑफ चार्जिंग होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन के थ्रू किसी बॉडी को चार्ज करना। इंडक्शन में क्या होता है, यहाँ पर क्या होता था, कंडक्शन में क्या होता था कि डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू हम किसी बॉडी को चार्ज करते थे, ठीक है। लेकिन इंडक्शन में क्या होगा, यहाँ पर कांटेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या होगी, विदाउट कांटेक्ट, ठीक है। मतलब हम इसको डायरेक्टली टच नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा कि हम किसी नेगेटिव चार्ज बॉडी को लेके आएंगे, ठीक है। मान लीजिए इसका नाम क्या है, ए, और ये क्या है, बी बॉडी है, ठीक है। तो ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, और ये जो बी है वो एक न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है। तो जब हम इसको नज़दीक लाते हैं, ठीक है, तो सेकंड स्टेप में ये क्या करती है कि ये इसके चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, ठीक है। या फिर इसको बोलते हैं, एक्चुअल में इसका वर्ड क्या होता है, पोलराइज कर देना, ठीक है। तो ये नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी जो होती है वो इस न्यूट्रल बॉडी को क्या कर देती है, पोलराइज, ठीक है। जैसे हमने कॉम और पेपर ऑफ पीसेस के बीच में देखा था, ठीक है। तो ये क्या कर देगी, इसे न्यूट्रलाइज कर देगी। न्यूट्रलाइज का मतलब क्या होता है कि एक साइड पे ये नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, तो ये इसको इस साइड पे भेज देगा, और जो पॉजिटिव वाले होंगे वो इन्हें अपने वाले इस साइड पे ले आएगा, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, अगर हमें इस वाली बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी बनाना है, ठीक है, जैसे ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है। अगर हमें इस बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी बनाना है विदाउट टचिंग, ठीक है, क्योंकि हम इंडक्शन कर रहे हैं तो टच तो हो ही नहीं रहा कहीं पे, बस इसने क्या कर दिया है कि इसको यहाँ सेपरेट कर दिया है, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इस बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज बनाना है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज बनाने के लिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसकी हम क्या कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे, ठीक है। इसको क्या कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे। अब अर्थ करने से क्या होगा, ये अर्थ क्या होता है, ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पर तो अर्थ क्या है हमारी, ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये समुंदर है इलेक्ट्रॉनों का। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किस में चले जाएंगे, अर्थ में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ देर बाद जब हम बस इसको यहीं पे टच करके रखना है, इसको यहीं पे रखना है, इसको यहाँ पर, ठीक है। जब इसको हम अर्थिंग भी कर देंगे तब भी इसको इसके बगल में ही रखना है, क्योंकि ये इसको रिपेल करके रखेगा तब तक, ठीक है। और जब हम इसको ग्राउंड कर देंगे तो यहाँ से सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे ग्राउंड में चले जाएंगे, और उसके बाद ये बॉडी कैसी हो जाएगी, उसके बाद ये बॉडी तो नेगेटिवली चार्ज ही होगी, ठीक है। लेकिन इसके सारे इलेक्ट्रॉन जब यहाँ चले जाएंगे ग्राउंड में तो ये बॉडी कैसी हो जाएगी, केवल पॉजिटिवली चार्ज। तो इंडक्शन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज कर सकते हैं या फिर पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों, हम पिछली स्लाइड में देख चुके हैं कि कैसे किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज किया जाता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे किसी न्यूट्रल बॉडी को नेगेटिवली चार्ज किया जाता है। तो पहले हम एक बॉडी ए ले लेते हैं जो कि क्या होगी, इस बार पॉजिटिवली चार्ज होगी, और एक बी बॉडी है जो कि पहले की तरह ही होगी, न्यूट्रल, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में क्या होता है कि जब हम इसको इस बॉडी के नज़दीक लेके आते हैं तो ये इनको इंडक्शन के थ्रू पोलराइज कर देती है, ठीक है। पोलराइज का मतलब होता है कि जो लाइक चार्जेस होंगे वो रिपेल हो जाएंगे, और जो अनलाइक होंगे वो इस वाले कॉर्नर पे आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे कि फिर से इसको ग्राउंड से इसकी अर्थिंग कर देंगे। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अर्थिंग का अर्थ क्या है, हमारी ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन निकल के इस बॉडी में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। अब हम इस अर्थिंग का कनेक्शन यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इन प्रोटॉनों को न्यूट्रल कर देंगे, मतलब कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पर अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये वाले और ये वाले मिला के क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से अब हम इस बॉडी को भी इससे जस्ट अलग कर देंगे। तो लास्ट में हमारे पास यहाँ पर इस बॉडी में ये इलेक्ट्रॉन तो अर्थ के थ्रू यहाँ पर आए हैं और ये इलेक्ट्रॉन इसमें पहले से हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो ज़्यादा हो जाएगी, किससे, प्रोटॉनों से। तो यहाँ पर ये बॉडी क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज,
ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कर सकते हैं। तो बच्चों हमारा लास्ट और थर्ड वे ऑफ चार्जिंग है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन के थ्रू हम किसी बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक हम कंडक्शन और इंडक्शन से किसी बॉडी को कैसे चार्ज किया जाता है ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, कंडक्शन में हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू बॉडी को चार्ज कर देते हैं और इंडक्शन में हम विदाउट कॉन्टैक्ट के थ्रू किसी बॉडी को चार्ज करते थे। ठीक है, तो फ्रिक्शन में हम क्या करेंगे कि हमारे पास जैसे दो बॉडी हैं, ठीक है, इनको आपस में रब करेंगे। रब करने के बाद यहाँ पर क्या थर्मल एनर्जी डेवलप होगी, थर्मल मतलब हीट एनर्जी डेवलप होगी, और जो इन बॉडी के आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, वो एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है, एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, या तो इस बॉडी के इसमें चले जाएंगे या तो इस बॉडी के इसमें चले जाएंगे। ये डिपेंड करता है उनकी ट्राइबो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी पे कि कौन सी बॉडी की कितनी कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन को लेने की। ठीक है, तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। किसके थ्रू, फ्रिक्शन के थ्रू। फ्रिक्शन से हीट एनर्जी डेवलप हुई, हीट एनर्जी से वो जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको आयोनाइजेशन की एनर्जी मिल गई और वो अपने इस एटॉमिक स्ट्रक्चर को छोड़ के इस वाले में चले गया। तो इस तरीके से चार्ज का ट्रांसफ़र किसके थ्रू हो गया, फ्रिक्शन के थ्रू। ठीक है,